हेलो एमर्स। आज हम लोग फोर्स में आगे की ओर देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने एनएलएम फर्स्ट देखा था, जिसमें हम लोगों ने ये समझा था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, और अगर वो चल रही है तो चलती रहना चाहिए जब तक कि उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स यानी कोई बाह्य बल नहीं लगता है। और इस लॉ यानी इस नियम के अंदर हमें पूरी की पूरी इनर्शिया देखने को मिली। ठीक है, तो वहाँ पे हम लोगों ने अच्छे से समझा कि इनर्शिया के थ्रू कैसे ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि पूरा का पूरा इस नियम को ही हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया ही बोलते हैं, इसीलिए क्योंकि इसके अंदर क्या पुटेड है, इसके अंदर इनर्शिया है। तो हम लोगों ने एनएलएम फर्स्ट देख लिया है। चलिए थोड़ा बहुत और बात इसके अंदर कर लेते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। बिकॉज अगर एक बार हम रिवाइज नहीं करेंगे चीज़ों को तो फिर वो चीज़ें हमारे लिए दिक्कत खड़ी करेंगी, क्योंकि हम वो जल्दी से जल्दी नहीं कर सकते। और रिवीजन का अर्थ क्या है कि उस चीज़ को रिवाइज करना, उसके साथ साथ कुछ और नई चीज़ ऐड कर लेना होता है। तो देखिए एनएलएम फर्स्ट, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, लॉ ऑफ इनर्शिया। फिर दूसरा नाम हम लोगों ने दिया था लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ठीक है, इक्विलिब्रियम। और उसके बाद इसको बोला जाएगा क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स। यानी फोर्स का ये क्या है, क्वालिटेटिव डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि फोर्स की क्या बताएगा, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्वालिटी बताएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा का पूरा बेस्ड है इनर्शिया यानी जड़त्व के ऊपर, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। और दूसरा क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया के ऊपर है, तो इसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलेंगे। जबकि सेकेंड वाला है जो मेरा लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम क्यों है। ठीक है, तो हम लोगों ने इसके पहले ये देखा हुआ है कि भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई फोर्स मतलब कोई फोर्स का अर्थ क्या होता है, दैट मीन्स एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स जीरो होने का मतलब क्या है कि उसके ऊपर टोटल फोर्सेस, कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उसके बावजूद भी क्या है, उसके ऊपर टोटल जो है वो क्या है, जीरो है। दैट मीन्स हम यहाँ से बोल सकते हैं सम ऑफ एफ नेट जीरो, सम ऑफ एफ नेट इज इक्वल टू जीरो। अगर टोटल फोर्सेस क्या है, जीरो है, तो उस बॉडी के अंदर कोई मूवमेंट नहीं होगा, यानी उस बॉडी के मोशन में चेंज नहीं आएगा, या रेस्ट से मोशन में नहीं आएगा, या मोशन से रेस्ट में नहीं जाएगा। दैट मीन्स क्या, यहाँ से हमें लिख सकते हैं कि अगर टोटल फोर्स जीरो है किसके ऊपर, बॉडी के ऊपर, जो एक्सटर्नल के रूप में है, तो इसके ऊपर एक्सीलरेशन नहीं आएगा, यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो। एक्चुअल में आप बात समझेंगे तो एनएलएम फर्स्ट मेरा यही बात कहता है कि अगर कुल बल जीरो हो तो ऑब्जेक्ट के स्थिति में परिवर्तन नहीं आएगा। देखो ए का मतलब होता है एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन मतलब त्वरण, और त्वरण का मतलब होता है स्पीड में चेंज। स्पीड में चेंज का मतलब खुद समझना। अगर मान लो पहले बॉडी किस में है, रेस्ट में है, अभी रेस्ट में है, और रेस्ट से किस में जा रही है, मोशन में। तो सिंपल बात है कि रेस्ट में मतलब स्पीड क्या थी, जीरो मीटर पर सेकेंड थी, और मोशन में कहीं सपोज कर लेता हूँ 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो क्या आया है, स्पीड में चेंज आया कि नहीं आया। और स्पीड में चेंज आया इसका मतलब क्या आया है, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन तभी आएगा, स्पीड में चेंज तभी आएगा चूंकि रेस्ट से मोशन में जा रहा है। इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है, स्टेट में चेंज हो रहा है। और स्टेट में चेंज होने का कारण क्या होता है, फोर्स। लेकिन यहाँ पे कुल बल क्या है, जीरो। तो अगर कुल बल जीरो होगा तो बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, उसके स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। भाई कब कब एक्सीलरेशन आने का मतलब स्पीड में चेंज, जैसे यहाँ पे मोशन में है तो इसके मोशन का अर्थ क्या है कि यहाँ भी चेंज आएगा। जैसे 20 से क्या हो गया, 50 हो गया, 50 मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ भी क्या आ गया, मोशन में ही है लेकिन स्पीड में क्या आ गया, चेंज। तो जब जब स्पीड में चेंज आएगा तो एक्सीलरेशन आएगा, और एक्सीलरेशन आएगा इसका अर्थ क्या आएगा, फोर्स आएगा। तो जब फोर्स नहीं आएगा तो क्या नहीं आएगा, एक्सीलरेशन नहीं आएगा। जब बॉडी एक्सीलरेटेड नहीं आएगी तो बॉडी के स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यही है। ठीक है, कि अगर हम कुल बल जीरो रखते हैं, कोई भी बल एक्सटर्नल फोर्स जो है, एक्सटर्नल फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, जीरो है, तो उस बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं आएगा। ठीक है,
ये बात आपको याद रखनी है, यही न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, जो कि मैंने कल आपको अच्छे से बड़े लाइन में लिखवाया था। यदि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन रहेगा, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स ना आ जाए। तो उसी बात को मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिख दिया। कहने का अर्थ तो यही है ना कि अगर कोई बल नहीं लग रहा है तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। उस पूरी बात का सार यही है। ठीक है, हाँ या ना? बिल्कुल समझ में आ गया होगा ये बात। तो भाई अगर कुल बल 0 है तो एक्सेलरेशन विल बी 0। ठीक, अच्छा और आगे अगर हम बढ़े तो जैसे कहने का मतलब है कि इसी चीज को हम लोग ऐसे उल्टे करके भी लिख सकते हैं। उल्टे का मतलब इसको बोलते हैं हम लोग एंटी एनएलएम फर्स्ट। एंटी ऑफ एनएलएम फर्स्ट। एंटी ऑफ एनएलएम फर्स्ट का मतलब क्या होता है? न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का एंटी जो है, एंटी का मतलब उल्टा, अगर डेफिनेशन देखें उसी को उल्टा करके कर दो तो यही हो जाएगा एंटी एनएलएम फर्स्ट। जैसे कह रहा है कि बॉडी के ऊपर अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। ऐसे ही अगर बॉडी के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यानी कोई एक्सीलरेशन, दैट मीन्स एक्सीलरेशन कोई है ये नहीं है। ठीक है, अगर कोई एक्सीलरेशन नहीं तो इसका सीधा मतलब क्या है? कोई बल नहीं लग रहा है। इसका मतलब कोई बल नहीं लग रहा है, सिंपल मतलब है। इफ ये देन ये, सही, इफ ये देन ये है सही में, तो इसको एंटी एनएलएम फर्स्ट बोलते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं। पहले में क्या बोला कि यदि ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और फिर क्या बोलते हैं रुका है तो रुका, यानी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा जब तक कि उसके ऊपर कोई बायबल ना लगे। ठीक है, मैंने क्या किया कि यही चीज़ को सही तरीके से फिर से लिख दिया कि भैया इसका मतलब अगर ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, पहले वाले में बोला कि अगर फोर्स नहीं लगेगा तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा। दूसरे वाले में कह रहा है अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो फोर्स नहीं आएगा, यानी अगर बॉडी के पोजीशन में चेंज नहीं है, ऐसे फिजिकल स्टेट में चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब फोर्स नहीं होगा कोई भी। उसी को उल्टा कर दिया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला कि अगर फोर्स नहीं है बॉडी पे, कोई भी फोर्स नहीं लगा है तो इसका मतलब उसके ऊपर एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपने इतने को अच्छे से समझ लिया। अभी आपको पकड़ में आ गया होगा कि क्वालिटेटिव डिफिनेशन क्यों बोलते हैं। क्वालिटेटिव डिफिनेशन जो हमारी क्या बताएगा? क्वालिटी बताएगा। ठीक है ना, यहाँ पे हम फर्स्ट में यही पढ़ेंगे कि क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो फोर्स आया कैसा आया है। ठीक है ना, एक्सटर्नल फोर्स है तो कैसा क्या करेगा, यहाँ पे क्या सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये नहीं बात कर रहे होंगे कि कितना आ रहा है, यानी कितना फोर्स लगाएंगे तो बॉडी के अंदर चेंज आएगा। तो कितना वाला जो क्वेश्चन है वो हमको कौन सा आंसर देगा, मतलब कितने का आंसर कौन सा देगा? सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जहाँ पे हम लोग उसका क्वांटिटेटिव डिफिनेशन पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव डिफिनेशन दैट मीन्स हम ये निकाल पाएंगे कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड के अगर अंदर हमको क्या लेके आना है? मोशन लेके आना है, चेंज लेके आना है, तो क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। क्योंकि अगर भाई एक्सेलरेशन 0 होगा तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स, सॉरी यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, नेट फोर्स भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर एक्सेलरेशन लाना, तो कि अगर मैं मान लो सपोज कर लो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लेके आना चाहता हूँ तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी बॉडी के फिजिकल स्टेट में चेंज लाने के लिए कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस बारे में हम लोग कल बात करेंगे। कल नहीं, मतलब जब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी निकाल रहे होते हैं फोर्स की, जबकि ये क्या बता रहा होता है? क्वालिटी। ठीक है, सिंपल। लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि भैया अगर टोटल फोर्सेस 0 हैं, नेट फोर्सेस क्या है किसी बॉडी के ऊपर? 0 है, तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है? बैलेंस है। और अगर वो बैलेंस है तो इसका मतलब क्या हो गया? वो इक्विलिब्रियम में। सिंपल। नेट फोर्स जहां भी लिखा 0, नेट फोर्स क्या लिखा? 0। 0 का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस का मतलब ही क्या होता है? इक्विलिब्रियम, संतुलन। इसीलिए इसको हम लोग लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहाँ पे इक्विलिब्रियम की स्थिति हमको नजर में आती है। अच्छा, कई लोगों के मन में कंफ्यूजन होगा, सर ये सिग्मा क्या है? ठीक है ना, तो सिग्मा का अर्थ होता है भाई समेशन। सिग्मा इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देंगे समेशन। समेशन का मतलब योग, सिंपल योग।
और सर मैंने जब आपने यहाँ पे एफ नेट लिख ही दिया है, तो जब ये एफ नेट लिख दिया तो फिर आपको समेशन लिखने की ज़रूरत क्या थी भाई? एफ नेट का मतलब ही टोटल होता है, फिर भी आपने समेशन लिखा। तो देखिए कई बॉडी से मिलके एक सिस्टम बनता है, यानी मान लीजिए एक ब्लॉक यहाँ पे है, एक ब्लॉक यहाँ पे है, फिर एक ब्लॉक से ये मतलब एक ब्लॉक ऐसे बंधा हुआ है, फिर एक ब्लॉक यहाँ पे है, फिर एक ब्लॉक यहाँ पे है। कई सारी बॉडीज़ हैं, है ना, कई सारी बॉडीज़ हैं, कई सारी बॉडीज़ हैं। अब ये कई सारी बॉडीज़ मिलके एक सिस्टम का निर्माण कर रही हैं। ये क्या है? सब के सब सिस्टम। अब मैं अगर इस पूरे सिस्टम में बारी बारी एक एक बॉडी को देखूं, देखो ये पूरा सिस्टम है, और मैं बारी बारी एक बॉडी पे देखूं, तो एक बॉडी पे कितना, इसका भी अपना एफ नेट अलग होगा, इस पे भी अपना एफ नेट अलग होगा, इस पे भी एफ नेट अलग होगा, इस पे भी एफ नेट अलग होगा। मैं इन सभी एफ नेट को, एफ नेट का मतलब क्या है कि क्योंकि इस ब्लॉक के ऊपर भी दो फोर्सेस, 2 या 3 फोर्सेस लग रहे होंगे, इस ब्लॉक के ऊपर 2-3 फोर्सेस लग रहे होंगे, तो यहाँ भी इसका एफ नेट लगेगा, यहाँ भी 2-3 फोर्सेस लग रहे होंगे, यहाँ भी एफ नेट लगेगा, यहाँ भी 2-3 फोर्सेस लग रहे हैं, यहाँ भी एफ नेट लगेगा। तो मैं सभी एफ नेट को देखूंगा, तो सभी एफ नेट का अगर वैल्यू 0 हो रहा है तो इसका मतलब सिस्टम क्या है? पूरा का पूरा कैसे क्या है? इक्विलिब्रियम। तो इसी पूरे एफ नेट को निकालने के लिए हमने क्या रखा है? समेशन। ऐसे एक्सीलरेशन देखेंगे बारी बारी सबका, सभी का एक्सीलरेशन अगर सम करेंगे तब जाके पता चलेगा कि वो क्या होगा? 0। नहीं, पूरे सिस्टम पे जब फोर्स क्या होगा? 0, तो एक्सीलरेशन विल बी 0। तो आई होप ये बात क्लियर हो गई होगी जो भी मैंने बोली, ठीक है। यही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन था। कल हमने बात किया था कि भाई न्यूटन लॉ ऑफ मोशन जब हम समझ रहे हैं तो इसके बाद हमको क्या ज़रूरत है? अब हमको ज़रूरत है क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ने की, ठीक है। तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की ज़रूरत है हमको, लेकिन अभी थोड़ा सा हम समझाते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या मतलब है इसका, ठीक है। पहले फिलहाल में आपको ये समझ में आ गया होगा, तो मैं इसको मिटा के अब आगे बढ़ता हूँ। अब समझिएगा, थोड़ी सी गहराइयों में बातों की। मान लीजिए आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर 3D डायमेंशन होती है, मतलब 3 डायमेंशंस होती हैं, और कोई भी ऑब्जेक्ट 3D में नजर आता है ना। 3 डायमेंशन का मतलब क्या होता है कि या तो एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के क्या होंगी? परपेंडिकुलर। कुछ इस तरीके से चलता है ऑब्जेक्ट का पोजीशन। जैसे मान लीजिए अगर आप इस मार्कर को देखेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, ये कुछ इस तरीके से सिस्टम बन रहा होगा, देख पा रहे होंगे। ये सिस्टम जो है वो ऑर्थोगोनल सिस्टम बोलते हैं इसको, या इसके अंदर आप बोल सकते हो 3D सिस्टम। 3D सिस्टम मतलब ऐसे समझना, ये एक्स एक्सिस है, दिख रहा है इसमें कैमरे में, ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है आपका? वाई एक्सिस, और ये क्या है आपका? जेड एक्सिस, ठीक है। तीनों एक दूसरे से 90 का एंगल बनाए नहीं बनाया है? तीनों एक दूसरे से क्या बनाए हुए हैं? 90 का एंगल बनाए हुए हैं। तो इसका मतलब ये 3D हो गया। 3D में ऐसे ही होता है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। तो अब सपोज कर लो, मान लो हम फोर्स लगा रहे हैं एक्स एक्सिस पे, मान लो एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक के ऊपर इस तरीके से फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो कौन सी डायरेक्शन है बता? एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है। अब इस एक्स एक्सिस में जब फोर्स हम लगाएंगे तो इस बॉडी का मूवमेंट किधर होगा? मान लो मैं एफ एक्स लगा रहा है, तो बॉडी के अंदर अगर चेंज आएगा, बॉडी के अंदर क्या आएगा? चेंज आएगा, तो किस डायरेक्शन में आएगा? क्या वाई डायरेक्शन में आएगा? ब्लॉक ऊपर जाएगा या ब्लॉक जेड डायरेक्शन में जाएगा? नहीं, ये बॉडी भी किस डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा? सर एक्स डायरेक्शन में। तो यानी बॉडी पे अगर एफ एक्स फोर्स लगाऊंगा, अगर एफ एक्स आएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू नॉट 0, तो ए एक्स, सॉरी ये नहीं लिख सकता, इफ एफ एक्स देन ए एक्स, सिंपल ये लिखो, इफ एफ एक्स देन ए एक्स। जब एफ एक्स लगाऊंगा तो क्या आएगा? ए एक्स आएगा, यानी एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन आएगा। लिख सकता हूँ? बिल्कुल। भाई इधर ढकेल रहा हूँ तो बॉडी इधर ही तो जाएगी, है कि इधर ढकेल रहा हूँ ज़्यादा हो जाएगा, ऊपर चली जाएगी? नहीं ना, एक्स डायरेक्शन में जब फोर्स लगाऊंगा तो एक्स डायरेक्शन में ही तो बॉडी मोशन करेगी, सिंपल मतलब है। अच्छा, अगर वाई डायरेक्शन में लगाऊं तो, वाई डायरेक्शन में डायरेक्ट लगाऊं यहाँ पे, तो वाई डायरेक्शन में अगर लगाऊंगा, जैसे मान लो ब्लॉक को मैं इधर से नीचे से ऊपर की ओर पुश कर रहा हूँ या ऊपर की ओर पुल कर रहा हूँ, ठीक है, ऊपर की ओर पुल कर रहा हूँ, तो ऊपर की ओर पुल करने का मतलब एफ वाई, तो क्या होगा? तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा आपका? ए वाई होगा, सिंपल।
तो अगर मैं एफ वाई कर रहा हूँ यानी एफ वाई लगा रहा हूँ देन क्या आ जाएगा ए वाई। सिंपल, बिल्कुल। यानी एफ वाई में अगर फोर्स लगा एफ वाई आएगा तो ए वाई आएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम देखें तो एफ जेड आएगा तो इसके साथ साथ क्या आएगा ए जेड आएगा। मतलब सिंपल कि अगर मैं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊंगा तो इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन होगा। बहुत सिंपल बात है ना। तो आप जिस डायरेक्शन में लगाओगे, जिस एक्सिस पे लगाओगे, उसी एक्सिस पे ही आपका एक्सीलरेशन होगा। ये आप सब जानते हो, बेसिक फंडा है ना। बहुत बेसिक चीज है। जिधर ढकेलेंगे बॉडी उधर ही जाएगी, उसी डायरेक्शन में जाएगी। जिधर खींचेंगे उसी डायरेक्शन में जाएगी, उल्टे डायरेक्शन में नहीं जाएगी, है ना, या कुछ दूसरे डायरेक्शन में नहीं जाएगी। तो सिंपल फंडा तो ये हो गया। लेकिन सपोज कर लो तुम फोर्स ऐसे लगा रहे हो। कैसे लगा रहे हो सर? मान लो सिंपल, मान लो ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। तुम जो है फोर्स ना एक्स एक्सिस पे लगा रहे हो ना वाई एक्सिस पे। तुम क्या है कि एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पे लगा रहे हो, यानी इनके बीच में लगा रहे हो फोर्स। समझ पा रहे हो? अभी नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया सर। एक्स एक्सिस पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ ऐसे, सीधा ऐसे ढकेल रहा हूँ, ऐसे ढकेल रहा हूँ सीधा। एक्स एक्सिस पे जा रहा हूँ मैं, एक्स एक्सिस पे लगाऊंगा तो एक्सीलरेशन किधर की ओर होगा भैया? एक्स एक्सिस में। अच्छा, अगर मैं वाई एक्सिस पे फोर्स लगा रहा हूँ तो वाई एक्सिस पे ही जाएगा। मतलब होता क्या है एक्चुअल में, जब मैं एक्स एक्सिस पे लगाता हूँ तो टोटल का टोटल फोर्स किस में लगता है? केवल एक्स में लगता है, वाई में जीरो हो जाता है। वाई में फोर्स लगने वाला फोर्स क्या होगा? जीरो। जब मैं वाई में केवल लगा रहा हूँ तो एक्स पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। एक्स एक्सिस पे एक्स वाले में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो ब्लॉक इसीलिए किधर जा रहा है? ऊपर की ओर। लेकिन जब मैं बीच से लेके जा रहा हूँ तब क्या होगा? तब ब्लॉक एक्स एक्सिस में, मतलब ब्लॉक के ऊपर एक्स एक्सिस में भी फोर्स लग रहा है और वाई एक्सिस में। कैसे समझो इसको, प्रैक्टिकल एग्जांपल। जैसे मान लो तुमको कोई बॉक्स लेके जाना होता है, खींच के लेके जाना होता है। खींच के लेके जाने का मतलब जानते हैं क्या होता है? खींच के ले जाने का मतलब ये होता है कि आप जो है इस ब्लॉक को या इस बॉक्स को, सिंपल इसको खींच के कहीं और लेके जा रहा है। तब ये बताओ, इस बॉक्स के मतलब बॉक्स को खींच के लेके जाना है जब, तो क्या आप बैठ के बॉक्स को खींच के लेके जाते हो? नहीं, आप हो इस तरीके से, आप इस बॉक्स से बड़े हो ना, आप तो इस बॉक्स से बड़े हो, आप तो इस बॉक्स से बड़े हो। और आप क्या करोगे जब खींचोगे तो इस बॉक्स को ऐसे ही तो खींचोगे, खींचोगे नहीं खींचोगे भाई? ऐसे तो खींचोगे, हाँ या ना। तो ये क्या हो गया इसका एक्स एक्सिस। अगर ऐसे सीधा इधर खींचते, केवल ऐसे खींचते, तो क्या होता है? एक्स डायरेक्शन में होता। लेकिन आप कैसे खींच रहे हो? ऐसे, यानी एक्स डायरेक्शन से क्या, कैसे एंगल पे? थीटा एंगल पे। और आप ऊपर भी नहीं खींच रहे हो, ऊपर खींचते तो ये क्या हो जाता है? वाई, है कि नहीं है? लेकिन आप कैसे खींच रहे हो? ऐसे। आप देखे होंगे कभी, आप जब खींच के लेके जाते हैं तो ऐसे ही तो खींच के लेके जाते हैं, ऊपर की ओर होता है। क्या उसकी डायरेक्शन जो है, फोर्स लगा रहे हैं तो आप हमेशा एक्स के पैरेलल, एक्स से थीटा एंगल पे लगा रहे, नहीं लगा रहे, लेके जाएंगे। तो इससे क्या होता है आपने कभी देखा होगा, आप देखे होंगे तो ब्लॉक हल्का सा ऊपर उठ जाता है, ब्लॉक हल्का सा ऊपर उठ जाता है और चलता है। यानी ब्लॉक हल्का सा वाई डायरेक्शन में भी मूव हो जाएगा और एक्स डायरेक्शन में भी। सिंपल ना भाई। केवल एक्स में लगाते हैं तो केवल एक्स में मोशन, केवल वाई में लगाते हैं तो केवल वाई में मोशन। लेकिन जब बीच में लगा रहे हैं तो एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, है ना? अरे हाँ ना, बोलिए। सिंपल, अगर हम एक्स में लगा रहे हैं तो एक्स में होगा, वाई में लगा रहे हैं तो वाई में लगा। लेकिन जब हम बीच में लगाएंगे तो इसका मतलब एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा। सिंपल, हम किसी ब्लॉक को जब ऐसे खींचते हैं, ऐसे खींच के लेके जाते हैं, तो ब्लॉक आगे भी बढ़ रहा होता है, ऊपर भी, ऊपर की ओर उठा भी होता है। आप कुत्ते को लेके जाते हैं, कैसे लेके जाते हैं? सीधा सीधा नहीं, उसका मतलब जो भी होता है चैन वैन, उसको हाथ में लिए रहते हैं। और हमेशा कैसे होते हैं? थीटा एंगल पे ही तो होते हैं। अरे भाई आपका कुत्ता ऐसे है कुछ करके, आप समझ लीजिए आपका कुत्ता है, ठीक है। और आप जब इसके गले से चैन है तो कुछ इसी तरीके से तो खींच के लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। जब आप ऊपर की ओर खींचेंगे तो कुत्ता क्या करेगा? ऊपर की ओर उसका पैर उठ जाएगा, नहीं उठ जाएगा? जब आप ऊपर की ओर खींचेंगे, अभी तो उसका चैन एकदम क्या होता है, बहुत लूज कर देते हैं आप, तो इजीली वो चल पाता है सीधे सीधे, ठीक है। और आप कहाँ खींच के ले जाते हैं? वो स्वयं खींचता है, स्वयं चलता है। लेकिन कभी आप सोचिएगा कि जब आपका कुत्ता नहीं जाना चाह रहा है, समझते हैं ना, कभी कभी कुत्ता नहीं जा रहा है तो आप क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं उसको। तो जब खींचेंगे तो उसका आगे वाला पैर उठ जाएगा, उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा? वो आगे भी बढ़ रहा होगा, उसका आगे वाला पैर उठा भी होगा। देखिएगा करके, जब जबरदस्ती उसको लेके जा रहे हैं तब आप बल लगा रहे हैं ना। ओके, तो आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, हाँ या ना? ठीक। तो अगर एफ वाई आएगा तो ए वाई आएगा, एफ जेड आएगा तो ए जेड आएगा। लेकिन भाई
अगर एफ जो है थीटा एंगल पे आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो मेरा एफ है वो एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन है सर वाई में कितना जा रहा है और एक्स में कितना जा रहा है। तो चलिए इस बात पे चर्चा करते हैं, और इसी बात पे चर्चा को हम लोग ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्स है इसका मतलब हमारा दोनों भागों में बांटा गया है, यानी एक्स में भी गया और वाई में भी गया है। फोर्स लगाया गया है जितना उतना किस में गया भैया, एक्स में भी और वाई में गया है, हाँ या ना बोलिए। ठीक, तो यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि एक्स हमारा टूट चुका है दो भागों में, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, या इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सर वेक्टर क्या होता है सर, वेक्टर मतलब होता है सदिश राशि, आपने पढ़ा होगा सदिश, है ना। और हमारा जो बल है वो क्या है, सदिश है भैया, वो डायरेक्शन पर निर्भर करता है ना, वो किस पे निर्भर करता है, डायरेक्शन पे। और कोई भी व्यक्ति कोई भी वेक्टर क्वांटिटी अगर इस तरीके से काम कर रहा है भाई कि वो दोनों डायरेक्शन में विभाजित हो गया, एक्स में भी और वाई में भी, तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिशों का विघटन या वियोजन। सदिशों का वियोजन, वियोजन का मतलब टूटना होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा जो फोर्स है वो ब्रेक डाउन हो रहा है, कितने पे, दो में, एक्स में भी और वाई में भी। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया ये बता दो थोड़ा सा कि एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है और वाई डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं भाई, जब मैं थीटा एंगल पे जाऊंगा तो एक्स में भी लग रहा है और वाई में भी। तो क्वेश्चन ये है कि ये बताइए कि एक्स में कितना लग रहा है और वाई में, पता तो चलना चाहिए ना। दोनों में जब लग रहा है तो देखते हैं एक्स में कितना लग रहा है और वाई में कितना लग रहा है। चलिए ये बहुत जरूरी है जानना। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस एफ के कंपोनेंट जानने पड़ेंगे। क्या जानने पड़ेंगे, कंपोनेंट। वही कंपोनेंट हम जानना चाहते हैं कि भैया वाई में कितना इसका एफ का कंपोनेंट है और एक्स का कितना कंपोनेंट है। और ये हम कंपोनेंट कहाँ से पाते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या बताता है हमको कि एक्स में कितना कंपोनेंट है और वाई में कितना कंपोनेंट है। ठीक है ना, एक्स एक्सिस मतलब एक्स डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है और वाई डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है। समझ में आई बात। अब चलो देखते हैं कैसे ये पता कर सकते हैं हम। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ये रहा वाई, ये रहा एक्स, ये रहा आपका फोर्स। ये रहा एक्स, ये आपका फोर्स है जो एक्स से थीटा एंगल का मतलब समझ रहे ना, थोड़ा सा ऊपर उठा होगा तो इसका मतलब एक्स से कोण बना के चल रहा होगा। ठीक है, अब देखो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ नहीं करना है, इस वाई वाले को यहाँ पे शिफ्ट कर देना। यहाँ पे शिफ्ट करने का मतलब यहाँ पे मैं ला के रख दूंगा तो ये एक्स एक ट्राइंगल के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस वाई एक्सिस को मैंने कहाँ रख दिया, यहाँ पे, यहाँ वाले पोर्शन पे मिला दिया, तो क्या बन गया, ये ट्राइंगल बन गया। बिल्कुल ट्राइंगल बन गया। अब अगर ये ट्राइंगल है तो बड़े अच्छे से समझिएगा, हमको पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये वाली लाइन क्या है, एफ है। ये वाली लाइन क्या है, एफ है। ये पूरी की पूरी लाइन किसकी है, वाई की है, और ये पूरी की पूरी लाइन किसकी है, एक्स की है। ये ट्राइंगल बन गया। ट्राइंगल भी कैसा बना है सर, यहाँ पे 90 का एंगल बना रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर दो चीजें अप्लाई होती है, एक तो पाइथागोरस थ्योरम, और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप जानते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप अलग अलग नाम सुने होंगे, आपको 6 क्वांटिटी बताई जाएंगी। साइन थीटा बताया गया होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो ये 3 हैं। 3 और होती हैं जैसे कि कॉट थीटा, और फिर सेक थीटा, और फिर कोसेक थीटा। तो ये 6 के 6 क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। सर रेशियोज का मतलब ये एक्चुअल में किसी राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स का रेशियो बताती है। साइड्स का रेशियो मतलब साइड को अपॉन में करके बताती है। तो जो साइन थीटा होता है भाई ध्यान देना, जब राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो साइड्स भी स्पेशल कैरेक्टर में बढ़ जाता है। जैसे 90 है तो 90 के जस्ट सामने वाला क्या बन जाता है आपका, हाइपोटेनस यानी कर्ण बन जाता है ना। जबकि जो एंगल है उसके एंगल के सामने वाला क्या बन जाता है, परपेंडिकुलर यानी लंब, ये आप जानते हैं। और जो नीचे वाला होता है क्या बन जाता है, बेस माने आधार।
ठीक है, आधार बन जाता है। तो ये परपेंडिकुलर बन गया, ये आधार बन गया और ये कर्ण बन गया। अब देखिए साइन थीटा जो होता है वो कहता है कि हम जो बताएंगे, हम किसका रेशियो बताएंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का। तो ये बताता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो को बताता है कौन, साइन थीटा। कॉस थीटा किसको बताता है भैया, बेस और हाइपोटेनस का रेशियो। टैन थीटा किसका बताता है, परपेंडिकुलर और बेस। अब यहाँ से कॉट थीटा क्या होता है, टैन थीटा का उल्टा बताता है, यानी ये बेस अपॉन परपेंडिकुलर का बताता है रेशियो। सेक थीटा किसका बताता है भैया, तो ये कॉस थीटा का उल्टा हो जाता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस का बताता है। और कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा बताता है, यानी हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। समझे, बहुत सिंपल बात है। छह, देखिए जब भी राइट एंगल ट्रायंगल आया तो दो चीजें उत्पन्न होगी, एक तो पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं, और ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या करते हैं, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो बताते हैं। साइन किसका बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस किसका बताता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। टैन किसका बताता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट किसका बताता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक हाइपोटेनस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर है, ठीक। सर इसको बताया तो क्या हो गया, इससे क्या हम समझे, अभी हम समझा रहे हैं क्या समझना है आपको, ठीक है। इसके बाद हम आपको समझा रहे हैं यहाँ से। चलिए देखिएगा यहाँ से आपको जो समझना है। तो मैं अगर यहाँ से समझाऊं, तो जैसे ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के बारे में ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए एकदम साफ सुथरा ट्रायंगल रखते हैं और अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम जानते हैं सब कुछ चीज़ें लिखने का कोई अर्थ नहीं है, सिर्फ समझना बहुत जरूरी है। तो अब मान लो ये थीटा एंगल है, ये है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, ध्यान से समझेंगे, मैं चाहता हूँ कि इसकी वैल्यू निकालना, मतलब सॉरी, यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे क्या है, आपका हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस क्या है, आपका फोर्स है। और यहाँ पे आप जानते हो बेस क्या है, तो एक्स है। ठीक है ना। तो अगर मैं सबसे पहले क्या ले लेता हूँ, बेस यानी एक्स का और हाइपोटेनस का रेशियो ले लूँ। बेस का और हाइपोटेनस का क्या ले लूँ, रेशियोज ले लूँ। तो इसका मतलब भाई मैं एक्स पे देख रहा हूँ, तो इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा ऐसे रहेगा, बेस क्या है आपका, एक्स एक्सिस है, और एच यानी हाइपोटेनस क्या है, वो क्या है, फोर्स है। मुझे एक्स एक्सिस पे ही तो चाहिए कितना फोर्स लग रहा है, तो एफ को इधर कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस पे क्या हो जाएगा, एफ का गुणा कॉस थीटा में हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, एफ कॉस थीटा, यानी कितना एंगल आ गया, एफ कॉस थीटा, यानी एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है, एफ कॉस थीटा। हो गया। मैंने किसके बीच में रिलेशन निकाला भाई, बेस और हाइपोटेनस के बीच में। मतलब मैं ये जानना चाहता था ना, एक्स पे कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स मेरा हाइपोटेनस है, एक्स पे चाहिए मुझे, तो इसका मतलब एक्स क्या है मेरा, बेस है ना। तो बेस और हाइपोटेनस के बीच में निकालूंगा ना रेशियो, तो बेस और हाइपोटेनस को कौन बताता है, कॉस थीटा, लिख दिया। अब मुझे किसका चाहिए भाई, वाई एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो वाई एक्सिस क्या है सर, परपेंडिकुलर है, फोर्स क्या है, हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को कौन दिखाता है सर, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो कौन दिखाता है, तो सर वो दिखाता है साइन थीटा। साइन थीटा सर वो तो कॉसेक थीटा भी दिखाता है, हाँ ये इसको भी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉसेक थीटा ले सकते हो। जैसे आप कॉस थीटा लिए हो, कॉस थीटा भी क्या दिखाता है, हाइपोटेनस बेस, यहाँ भी बेस हाइपोटेनस ही दिखाता है, बस ऊपर नीचे का खेल है। ठीक है, तो इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने साइन थीटा लिया। साइन थीटा लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, आपको पता है बेस क्या है आपका, बेस सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है आपका, वाई एक्सिस है, वाई हो गया। हाइपोटेनस क्या है, फोर्स है। वाई की वैल्यू चाहिए, एफ को इधर भेज दो, तो यानी वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वाई इज इक्वल टू आ जाएगी एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस पे कितना फोर्स लग रहा है, एक्स एक्सिस पे लग रहा है, एफ एक्सिस पे पूरे फोर्स का कॉस थीटा लग रहा है, पूरे फोर्स का कॉस थीटा। और वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है भाई, तो वाई एक्सिस पे लग रहा है वाई साइन थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाई पे कितना लग रहा है, वाई पे लग रहा है आपका साइन थीटा। ठीक है, आया ना। अब जैसे आपको अभी एकदम समझ में आ जाएगा, अभी 1 सेकंड नहीं लगेगा, जब एक क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जैसे मान लीजिए क्या बोलते हैं,
मान लीजिए कि फोर्स लगा रहे हैं हम किसी ऑब्जेक्ट पे 30 डिग्री पे, कितने डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे हम फोर्स लगा रहे हैं 20 न्यूटन का, 20 न्यूटन का हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स हम 30 डिग्री पे लगा रहे हैं एक्स एक्सिस से, ठीक है। एक्स एक्सिस से हम लोग 30 डिग्री पे क्या लगा रहे हैं, 20 न्यूटन का फोर्स। तो अब क्वेश्चन है कि एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है और वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है। तो एक्स एक्सिस पे कितना लग रहा है जी, सिंपल है। एक्स एक्सिस पे इसका मतलब क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा। एक्स ऐसे रहेगा, एफ की वैल्यू कितनी है 20 है, इंटू कॉस ऐसे ही रहेगा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30, और कॉस थीटा का मतलब क्या होता है, सॉरी कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपको लिखवाया गया है, नहीं लिखवाया गया है तो अभी मैं लिखवा दूंगा। अभी फिलहाल में देखिए कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है 20 इंटू 1 √3/2, √3/2, 2 से कट गया कितना हो गया 10, यानी कितना आ गया मेरे पास 10 √3 आ गया। √3 की वैल्यू रख दो, √3 की वैल्यू होती है 1.73, तो 10 इंटू 1.73 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 17.3 न्यूटन, यानी एक्स एक्सेस में कितना कितना लग रहा है 17.3 न्यूटन। 20 में से 17.3 न्यूटन कहाँ लग गया एक्स एक्सिस में। इसी तरीके से वाई एक्सिस पे देखो, तो y इज इक्वल टू, अभी जस्ट देखो यहीं पे लिखा गया है, y इज इक्वल टू क्या होता है एफ साइन थीटा, तो y इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, और y इज इक्वल टू एफ ऐसे रहेगा साइन, सॉरी एफ की वैल्यू तो पता ही है 20 है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, मतलब साइन थीटा के यहाँ पे 20 ऐसे रहेगा, साइन 30 की वैल्यू 1/10, 10 से सॉरी 1/2 होता है, 10 मैं आंसर ही बोल दे रहा हूँ। साइन 30 का मतलब 1/2, 2 से 20 कट गया कितना आ गया 10, यानी वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन, ठीक है। वाई एक्सिस पे कितना लग रहा है 10 न्यूटन। तो 20 न्यूटन फोर्स आप जब 20 लगाओगे 30 डिग्री के, तो 17.3 न्यूटन आपको किधर की ओर फील होता हुआ दिखाएगा एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे 10 न्यूटन फोर्स फील होगा, ठीक है। अब आधे से ज़्यादा लोग के मन में ये कंफ्यूजन है कि सर 20 न्यूटन फोर्स है तो 17 इधर चला गया 10 उधर चला गया, है ना, 17 10 27 न्यूटन हो गया है, तो अरे भाई ये फील होने वाली बात है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बराबर का बंटवारा कर रहे हैं, एक्स पे बराबर होगा वाई पे बराबर होगा, और 20 है तो 20 होगा, ठीक है। फील ऑफ फोर्स है यहाँ पे, एक्स पे ज़्यादा फील होगा फोर्स वही, और वाई पे क्या होगा कम होगा, ये कहने का अर्थ है, ठीक है ना। यहाँ पे बराबरी का मैटर नहीं चल रहा है कि कोई ज़्यादा है कौन सा कम है, क्लियर है, कि मतलब दोनों को मिला देंगे तो 20 से ज़्यादा होगा, तो ऐसा कोई मतलब यहाँ पे मोटिव नहीं होना चाहिए। आपको समझना पड़ेगा कि आप जब ऐसे लगाओगे फर्स्ट तो इधर ज़्यादा नजर आएगा और इधर कम नजर आएगा, या इधर ज़्यादा नजर आएगा इधर कम नजर आएगा, दोनों को जोड़ा नहीं जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में थोड़ी ना कि जुड़ जाएंगे, सिंगल डायरेक्शन में थोड़ी ना, है ना, समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आई होप ये बातें क्लियर हो गई होंगी कि रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर कैसे करते हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट को आप पकड़े रहेंगे तो फिर आपका काम चल जाएगा। तो इस पर मैं एक SW आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है ऐसे है, और यहाँ पे मैं क्या दे रहा हूँ 60 एंगल है, 60 एंगल है, और एफ की वैल्यू यहाँ पे 30 न्यूटन है, 30 न्यूटन है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे बताना है आपको कितना फोर्स लगेगा, ठीक है ना, ये SW है आपके लिए, ओके। तो आई होप आज वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया होगा, नहीं समझा होगा तो फिर इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और क्लियर करेंगे, क्योंकि टाइम के कारण मैं यहीं पे पॉज कर रहा हूँ, और फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच एमर्स।